हिंदी में बच्चों आज का पीरियड है आपका संधि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि 1 नंबर में आ रहा है 5 नंबर में आ रहा है। ऐसे भी हो जाता है कि 5-5 लगा के एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं, संधि बताओ संधि बताओ संधि बताओ। तो जिसे संधि आती थी वो 5 नंबर ले गया, और जिसे नहीं आती थी उसके 5 के 5 चले गए। ऐसा भी संभव पूछे क्यों जाते हैं? क्योंकि मैक्सिमम कन्फ्यूजन है, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, वो इधर उधर हो ही जाते हैं, जिससे हमारे नंबर इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि सब चीज़ें आपको बिल्कुल लाइन में उंगली पर है, ठीक। बस कंसंट्रेट होकर सुनना है, मन लगा कर सुनना है। तो अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, तो अभी बात करते हैं संधि। तो संधि को पहली बात तो ये है बच्चों की, इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। क्या कहते हैं? हालांकि हम इंग्लिश में पढ़ नहीं रहे, और फिर भी पता तो होना ही चाहिए। तो जब दो वर्ण आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो जुड़ते हैं, वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, एक नया शब्द बनता ही बनता है जब भी दो शब्द पास पास आएंगे। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी उनका मेल होगा, और मेल होने से किन में होगा मेल? वर्णों में। वर्ण समझते हो? चलिए बताना कितना समझते हो। अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर होता है? कई बार तो बता चुका हूँ पहले। अक्षर, अगर आप एक रूपरेखा के अंदर उन्हें लिख रहे हो, जैसे कै के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, वो वर्ण इसलिए तो कहलाए ना, तो उनमें एक पैटर्न है ना। किसी को आप पहले आगे तो नहीं लिख सकते, तो वर्णमाला के अंदर जो अक्षर है वही वर्ण कहलाए। लेकिन अगर मान लिया आप बिना वर्णमाला के क्रम के लिख रहे हो तो वो सिर्फ क्या है? अक्षर। ये तो बात है। तो ये अक्षर और वर्ण में अंतर होता है। तो मैंने कहा कि अगर दो वर्ण एक दूसरे के पास आ जाएं तो उनमें मेल होगा, और उससे जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का मतलब परिवर्तन उत्पन्न, उसे हम क्या कह देते हैं? संधि कह देते हैं, ठीक। अब ये तो होगी परिभाषा, ऐसे कोई खास लिखने की आवश्यकता है नहीं, बाकी सीधा उदाहरण लिखते हैं। जैसे एक शब्द होता है देवालय। क्या होता है? बहुत ही आसान सा शब्द है आपके लिए। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपने बता दिया देव प्लस आल, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दो शब्द हैं जो पास पास आए, और जिससे क्या बन गया? देवालय बन गया। तो पहले शब्द का तो लेते हैं अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का लेते हैं पहला वर्ण, क्योंकि वे तो मिलेंगे। तो इसका तो अंतिम वर्ण क्या है? वह, और इसका पहला वर्ण क्या है? आ है। अगर मात्रा है तो मात्रा साथ में ले लेंगे, समझ रहे हो? मात्रा है तो मात्रा को नहीं छोड़ा जाता। अब ये जो वह है, ये किसकी आवाज दे रहा है? किसकी ध्वनि दे रहा है? ए की। तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा? ए। और ये क्या है? आ। इस तरह से फिर ये दो जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद क्या बन गया है? देवालय बन गया। फिर यहाँ से हम पहचान करेंगे कि भाई मात्रा ये जुड़ी हैं तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, या विसर्ग संधि होगी, ठीक। अभी हम स्वर संधि को समझेंगे पहले। ये मैंने छोटा सा आपको उदाहरण दिया। इस आले का क्या मतलब होता है? घर होता है। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि इस शब्द में कौन सा समास है तो क्या कहोगे? तत्पुरुष समास है। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति बताओ कौन कौन सी होती है? के लिए। तो आपको किसी को पता हो तो बताओ भाई, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देवालय में संप्रदान तत्पुरुष है क्योंकि इसकी विभक्ति होती है के लिए। पढ़ा तो मैं संधि रहा हूं। तो ऐसा होता है जैसे है विद्यालय, तो विद्यालय का जब संधि विच्छेद करोगे क्या बनेगा? तो बोलने में फर्क है। कोई बोलेगा विद्या का आल्य, कोई बोलेगा विद्या के लिए आल्य। तो इसमें जो सही होगा वो के लिए है। आप विद्या का आल्य नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे? विद्या के लिए आल्य। तो जब भी कोई स्थान ये सूचना देगा कि वो किसी विशेष कार्य के लिए है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे विभक्ति के लिए लगानी पड़ेगी। और के लिए विभक्ति हमने पढ़ रखी होगी, आगे पढ़ेंगे। संप्रदान तत्पुरुष में होती है के लिए। तो इसमें भी, देवालय में भी या विद्यालय में भी जो समास है कौन सा है?
तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान समास कह सकते हो, वो एक अलग से बात होगी। तो ये स्वर है बच्चे या व्यंजन? ये स्वर है। और ये भी स्वर है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं या 10 या 13 होते हैं? 10 और 13 होते हैं। तो अभी तो स्वर की भी जानकारी देनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं। स्वर जो है या तो 10 होते हैं या 13 होते हैं। क्या फर्क होता है इनमें? 10 उच्चारण के आधार में और 13 लेखन के आधार में। बिल्कुल सही जवाब। 10 तो होते हैं उच्चारण के आधार पर और 13 होते हैं लेखन के आधार पर। इसका मतलब साफ साफ ये है कि कहीं ना कहीं 3 स्वर ऐसे हैं जिन्हें लिखा जाता है, लेकिन जब इनको उच्चारित करेंगे तो उन्हें सिर्फ बोल सकते हैं, उन्हें हम लिख नहीं सकते। जहाँ 3 कम हो जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, बाकी मैं लिख के दिखा दूँ फटाफट एक बार। ए, आ, ई, उ, अब बताओ क्या लिखूं? री, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद विसर्ग। कितने हो गए? 3 और 7, 3 और 4 7 और 6 13 हो गए। इन 13 में से मैंने 3 को ब्रैकेट में लिखा है। इन 13 में से मैंने 3 को ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए जब हम इन्हें हटा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? 10। यानी कि ये सारे तो हैं लेखन के आधार पे, जो ब्रैकेट में उन्हें हटा देते हैं तो रह जाते हैं उच्चारण के आधार पे। ये बात किसकी हो रही है? स्वर की। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे कि संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें से एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन में मुझे अनुस्वार लगाना है, कहाँ लगाऊं? या के ऊपर या बीच में भी लगता है कुछ? या के ऊपर, बीच में ही लगता है बेटा अनुस्वार, ठीक है? एक ही वर्ण के ऊपर लगेगा व्यंजन। उसके बाद तीसरी कौन सी है? विसर्ग। इसमें रह कहाँ लगाऊं? गे के ऊपर, ठीक? ये 3 तरह की संधि होती है, जिनमें सबसे आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सुनने और देखने में लगती है वो ये होती है। आसान इसलिए लगती है क्योंकि हम इसके रूल नहीं पढ़ते, बाकी तो इसके भी रूल बहुत ज़्यादा है। सबसे आसान जिसमें लगेगी वो ये लगेगी, क्या? स्वर, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। अब हेड डाल दीजिए स्वर संधि। स्वर संधि। तो जब नाम ही स्वर संधि है तो ये बात तो निश्चित है कि जो मेल होगा, जिन वर्णों का मेल होगा वो स्वर ही होंगे, व्यंजन तो होने का नहीं। यानी कि जो पहला वर्ण है वो भी स्वर और दूसरा है वो भी स्वर। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये दोनों क्या थे? स्वर ही थे। तो ये उदाहरण भी किसका हुआ? स्वर संधि का ही हुआ। तो इसके लिए जरूरी है कि पहला भी स्वर ही हो और दूसरा वर्ण भी स्वर ही हो। उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम बोल देंगे स्वर संधि। ये तो इसकी परिभाषा होगी छोटी सी। अब जो स्वर संधि होती है ये 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है 5 प्रकार। इसमें से ABCD लिख रहा हूं मैं अभी। तो जो ए है यानी कि पहली है, उसे आप क्या नाम देना चाहोगे? दीर्घ संधि। उसे आप बोलोगे दीर्घ संधि। चलिए जी, दूसरा बताइए। गुण संधि। गुण संधि। चलिए जी आगे नंबर 3 पे बताओ। वृद्धि संधि। वृद्धि की वर्तनी चेक करना, अपने हिसाब से मत लिखना, मेरे हिसाब से लिखना सब। द अलग, ध अलग, द के नीचे हलंत और बीच में मात्रा, ठीक है? वृद्धि संधि। चौथी बताओ। यण संधि। यण संधि। चलिए जी 5वीं बताओ। अयादि संधि। अयादि संधि। तो स्वर संधि जो होती है 5 प्रकार की होती है।
अच्छा, इसमें एक काम करना, कोशिश करना कि यही सीक्वेंस आपको याद रहे, मतलब आगे पीछे मत बोलना, इसी सीक्वेंस में बोलोगे तो फायदा रहेगा, कुछ याद करने में आसानी रहेगी। पहले क्या है? दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण और फिर अयाति। ठीक, अब हैंड डाल दीजिए नंबर 1, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसमें एक लाइन लिखिएगा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल, यदि ह्रस्व लिख के दिखा रहा हूं, किसी पर ना लिखा जाए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर से हो जाए, किसी अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर से हो जाए, तब दीर्घ संधि होगी, तब दीर्घ संधि होगी। लिख लिया? अब इधर आ जाओ बोर्ड पे, क्या पढ़ रहे हैं हम? स्वर संधि। तो जो वर्णों का मेल होना है वो स्वर का ही होना है, अभी व्यंजन से इसका कोई मतलब हमारा नहीं। अब यहाँ पे दो शब्द आ गए, ह्रस्व और दीर्घ। तो हमने ये पढ़ लिए थे कि भाई इतने स्वर होते हैं, चाहे वो उच्चारण की दृष्टि से पूछे कोई या लेखन की दृष्टि से पूछे। अब इसमें कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिसमें एक मात्रा होती है। मैंने कहा कि ह्रस्व स्वर की परिभाषा बताओ, तो आप में से किसी एक ने बताया कि जिसकी एक मात्रा होती है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अभी इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, मात्रा। मात्रा की क्या परिभाषा होती है? मात्रा तो सब समझते हो, है ना? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। मात्रा की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? मात्रा की परिभाषा सुनो, बता रहे हो, बोलो। बना के बोल रहे हो। स्वर की मात्रा की परिभाषा होती है, स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। बात याद रखोगे? हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें हमें जितना भी समय लग रहा है, कम लग रहा हो या वो ही मात्रा, ठीक है? तो कोई पूछे कि मात्रा की परिभाषा क्या है? स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है वह मात्रा है, या स्वर का उच्चारण काल ही मात्रा है। ठीक, चले आगे। अब हमें पता चल गया कि मात्रा क्या है, मात्रा की परिभाषा क्या है। तो वही बात है, तो उच्चारण में समय जो लगेगा वो कम लगेगा, या उच्चारण में समय ज्यादा लगेगा। अब आए हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लग रहा है वो तो ह्रस्व स्वर हो गए, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर हो गए। तो यही स्वर वर्गीकृत हो जाएंगे। तो ह्रस्व में क्या आना चाहिए? ए। तो यहाँ क्या आएगा? आ गया। फिर यहाँ देखो, ई, ई, फिर उ, उ। आगे क्या आया? इन्हें छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाओ। ये कहाँ आएंगे? और ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ एक बात रटखट ऐसी हो जाती है कि भाई छोटे तो इधर और बड़े इधर। तो ये तो एक कल्पना तो मात्र है, यहाँ तो उच्चारण के आधार पे है ना। तो ये दोनों ए और आई कहाँ आते हैं? दीर्घ में ही आते हैं, ठीक है? ए भी और आई भी दोनों दीर्घ में आएंगे। और अब क्या आ गए? ओ और औ। ओ फिर ह्रस्व में आएगा और औ फिर दीर्घ में चला जाएगा। तो इस तरह से इनका मैंने कर दिया है वर्गीकरण। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। सर मुझे नहीं आ सकता। क्या बोलो, क्या पूछना? सर ये ए और ई वाला बेटा यहाँ तो मैं बताया कि परिभाषा होगी कि उच्चारण आपको देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ उच्चारण तो नहीं देख सकते, जो हिंदी के प्रखांड पंडित हैं उन्होंने बताया है कि इन दोनों के उच्चारण में समय ज्यादा लगता है।
तो यहाँ तो हमें याद ही करना पड़ेगा। मैं तो ये समझाना चाह रहा था आपको कि जनरली हम ये देखते हैं कि छोटे इधर बड़े इधर, तो परीक्षा में इनमें से पूछा जाता है, क्योंकि उसे ये पता है कि बच्चे छोटे तो इधर लिख देंगे, बड़े इधर लिख देंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों के दोनों दीर्घ में माने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई यहाँ थर्मामीटर नहीं है जिसे हम इसके साथ लगा दें, अच्छे इसमें रीडिंग कम आ रही है, इसमें रीडिंग ज़्यादा है। ठीक, तो हमें तो जो अच्छे विद्वान है हिंदी को उन्हें फॉलो करना है, उनका अनुसरण करना है, उनके अनुसार आपको ये बताइए। ठीक, तो हंस देख लिया बेटा, और क्या देख लिया? दीर्घ देख लिया। अब मैंने परिभाषा क्या लिखवाई इसकी आपको, मैंने लिखवाई हस्व या दीर्घ स्वर का मेल किसी अन्य हस्व या दीर्घ स्वर से ही हो जाए। इसका मतलब क्या हो? पहला वर्ण हस्व हो या दीर्घ हो, और दूसरा वर्ण भी हस्व हो या दीर्घ हो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हो क्या? स्वर। तो जो भी वह संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि क्यों होती है? क्योंकि जो उनका परिणाम आता है वो दीर्घ आता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? दीर्घ संधि रखा गया। ये मेरी परिभाषा क्लियर हुई आपको? मैंने क्या कहा? सारी चीज सुनानी पड़ेगी मुझे फिर, ये ध्यान रखना। पहला हस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, दूसरा भी हस्व वर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो, लेकिन जो विकार उत्पन्न हुआ है वो दीर्घ ही होना चाहिए, बड़ी मात्रा आनी चाहिए, इसलिए नामकरण क्या हुआ? दीर्घ संधि। अब बस अब फटाफट इसको उदाहरण देखेंगे हम। हाँ जी, ये ओ का स्वर्ण कैसे आता है? कौन सा? ओ जी। ये वाला? हाँ जी। ए ई उ, हाँ जी सही कह रहे हो आप। दीर्घ में आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया बच्चों। ये भी दीर्घ को बच्चों, ओ भी और औ भी दोनों दीर्घ में आते हैं, ओ और औ। अब कुछ उदाहरण लिख रहे हैं बच्चों, और पढ़ तो हम क्या रहे हैं? संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में संधि ना पूछ के संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, इसलिए दोनों बातों पर ध्यान देनी है। संधि कौन सी है और विच्छेद कैसे हो रहा है, ठीक है? कुछ ही पूछ सकता है पूछने वाला, इससे कोई सिर्फ नहीं होते। चलिए अब शब्द लिखें। हेडिंग क्या चल रहा है हमारा? दीर्घ संधि। कुछ मुख्य शब्द दिखाऊंगा आपको। पहला शब्द है धर्मार्थ। धर्मार्थ पहले शब्द लिख लो बस। उसके बाद लिखना है स्वार्थी। पहले 4-5 शब्द लिख लेते हैं। स्वार्थी। उसके बाद है देवार्चन। देवार्चन। उसके बाद है वीरांगना। वीरांगना। उसके बाद है मतानुसार। मतानुसार। अभी पहले 5 शब्द लिख लेते हैं, ठीक है? आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश माध्यम के होंगे, तो इंग्लिश माध्यम के हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हिंदी तो एक वीक पॉइंट रह ही जाता है। तो जैसा इनका संधि विच्छेद होगा, है ना, तो इनका धीरे धीरे हम अर्थ भी देखेंगे कि इंग्लिश शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, कैसे बने हैं। अब जैसे पहला आपको पता ही है धर्मार्थ है, तो क्या संधि विच्छेद करोगे? धर्म अर्थ। धर्म और अर्थ। जिसे लिखना है सा लिखता रहे, सा समझता रहे। धर्म और अर्थ, इसका मतलब कोई पुस्तक है जो धर्म का अर्थ समझा दे, वही क्या है हमारे लिए? धर्मार्थ। क्योंकि जो मूल शब्द है वो तो ये थे ना, धर्म और अर्थ, उनसे क्या बना? धर्मार्थ बना। अब अगर इनकी मात्राएं देखी जाएं तो धर्म की क्या मात्रा लूं? ए लूं, क्योंकि जो मैं है वो किसका उच्चारण देगा? ए का, ठीक है? हर एक वर्ण में ए छिपा होता है, यानी कि व्यंजन में स्वर छिपे होते हैं, ठीक? अगर मैं कै बोलूंगा तो कै में जो ध्वनि आ रही है वो ए की आ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि क्या है? स्वर है। तो यहाँ दिखने में तो क्या है? मैं,
तो ये हमने ए लिखा है, क्यों? उच्चारण किसका है? ठीक है, कोई सोच रहा हो कि मैं ए क्यों लिख दिया। उसके बाद यहाँ तो ए लिखा हुआ है पहले से, यहाँ भी क्या आ गया? ए प्लस ए आ गया। अब मैंने पहले कहा था कि यहाँ हस्व हो या दीर्घ हो, यहाँ हस्व हो या दीर्घ हो, तो किसका उदाहरण हो गया है? दीर्घ संधि का। लेकिन जो मेरा परिणाम आएगा वो क्या आएगी? बड़ी मात्रा आनी चाहिए। तो ए और ए को मिला के बड़ी मात्रा क्या बनेगी? आ बनेगी। बड़ा रूप क्या हो जाएगा? अगर छोटी या बड़ी बनेगी तो बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ। मात्रा क्या आनी है? बड़ी आनी। तो ये जो आ का डंडा है, ये जो आ की मात्रा है वो कहाँ आ गई? ये आ गई, आ गई। और जब ये दोनों शब्द जुड़े तो क्या बन गया? धर्माण। तो इस शब्द में कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। और कैसे हुई? ऊपर चल गया। नंबर लेना एक अलग चीज होती है, नंबर तो आप शब्दों देख के बता दोगे कौन सी संधि है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आगंडा आ रहा है, कौन सी संधि हुई? संधि विच्छेद करना जरूरी थोड़ी है, लेकिन संधि विच्छेद इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें शब्दों का पता चले। ठीक है, बाकी चार अपने आप करो। कोई ना आता उसे छोड़ देना, बाकी जो आता उसे करो। तो दूसरा शब्द है स्वार्थी। तो क्या लिखे बच्चों? स्व, स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी। अब स्व में यहाँ वे आ रहा है तो वे में किसका उच्चारण है? ए का। और यहाँ फिर ए है तो ए और ए क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। अब यहाँ एक शब्द आया है स्वतम, समझते हैं। स्व माने स्वम, अपनी बात हो रही है। अर्थी का जो हम मतलब समझते हैं, तो अर्थी को तो हम डेड बॉडी समझते हैं ना, किसी की अर्थी जा रही है, डेड बॉडी से मतलब है। तो अर्थी, अर्थी का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? शरीर होता है। हालांकि हम उसे डेड बॉडी के हिसाब से काउंट करते हैं, यूज करते हैं। अर्थी का मतलब क्या होता है? शरीर। तो जो इंसान यानी कि जिसका शरीर सिर्फ अपने बारे में ही सोचे वो स्वार्थी। स्वार्थी तो समझते हैं सेल्फिश, लेकिन स्व अर्थी। और अर्थी का मतलब है ये बात है। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या प्लस अर्थी, यानी कि एक ऐसा शरीर जो विद्या ग्रहण करने के लिए तत्पर है। तो क्या बन गया? विद्यार्थी। चलिए, देवार्चन क्या करें? देव प्लस अर्चन, फिर वही ए प्लस ए इज इक्वल टू आ। अर्चन से क्या बना है? अर्चना। अर्चना तो समझते हैं, पूजा पाठ। तो वो मुख्य शब्द क्या था? अर्चन। ठीक, देवार्चन। वीरांगना क्या लिखूं? वीर प्लस अंगना। अंगना में अनुस्वार का लगाऊं? है के ऊपर लगाएं। अंगना क्या होता है? क्या होता है अंगना? आंगन। ठीक, तो वीर प्लस अंगना से बन गया क्या? वीरांगना। फिर वही रे से क्या ले लेंगे? ए प्लस ए इज इक्वल टू आ की आवाज आएगी। मत अनुसार क्या बन जाएगा? मत प्लस अनुसार। ठीक है जी। चलिए आगे शब्द लिखते हैं। आ गया बच्चों नवागत। नवागत
उसके बाद है सत्याग्रह, उसके बाद है देवागमन, देवागमन, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, सीमांत, इसके बाद है दिशांतर, दिशांतर, उसके बाद है रेखांश, चलिए करिए, संधि विच्छेद करो। अच्छा मात्राओं के लिखने में कंजूसी मत करना, भले ही बताओ फिर भी लिखो, जैसे बोर्ड पे लिख के दिखाइए। जितना पेन चल जाए हिंदी में उतना अच्छा है। और मुझे ये भी पता है जितना चलेगा बस यहीं चल सकेगा, घर पे तो चलेगा नहीं, तो जितना चल जाए यहाँ तो चल जाएगा कम से कम। पहला शब्द है नवागत, क्या लिखें? नव प्लस आगत, नव प्लस आगत। इसकी वह की मात्रा आ गई ए प्लस यहाँ क्या लेंगे आ, इज इक्वल टू आ। जो मात्रा है तो दीर्घ ही होनी है ना। ये हस्त स्वर हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया, परिणाम आएगा दीर्घ में। चलिए सत्याग्रह का क्या करूं? सत्य प्लस आग्रह, तो यह की फिर वही आ गया ए और आगे तो आ लिखा हुआ ही है और परिणाम आ गया फिर आ। देवागमन, देव प्लस आगमन, मात्रा आ गई ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। चलिए जी परीक्षार्थी बोलो। परीक्षा, ध्यान देखना परीक्षा की मात्रा मतलब वर्तनी सही है, बड़ी की मात्रा ही आएगी या छोटी की? बड़ी की आएगी। परीक्षा प्लस अर्थी। अब यहाँ पे देखो ये आ की मात्रा आ रही है तो क्या लूं? आ आएगा इस बार प्लस ए इज इक्वल टू आ। परिणाम बढ़े जाना है, दीर्घ ही आना है। सर मुझे सर ये नवागत और ये सत्याग्रह वाला इसमें थोड़ा समझा दीजिए कैसे हो। अभी बता। उसके बाद देखिए सीमांत, क्या लिखें? सीमा प्लस अंत, है ना। जैसा हिंदी में से प्लस जो लिख रहे हैं हम, इसे क्या बोलेंगे? योग, योग चिन्ह, धन बोलते हैं सर। धन, धन, प्लस को प्लस को धन बोलते हैं। धन भी बोल सकते हैं, बाकी योग भी बोल सकते हैं। दिशांतर को क्या लूं? दिशा प्लस अंतर। रेखांश को रेखा और अंश। अच्छा एक शब्द आपने देशांतर भी पढ़ा होगा, तो वो दिशांतर ही देशांतर होता है या अलग है? जब ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते हम देशांतर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ तो हम दिशांतर लिख रहे हैं और वो होता है देशांतर। क्या है मामला? बात तो वही हुई, जब दिशांतर बोल रहा हूँ तो एक ही मात्रा ही आएगी, जब देशांतर बोल रहा हूँ तो एक ही मात्रा ही आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों शब्द एक ही हैं, क्या अलग है मामला? मतलब साफ है, दोनों अलग अलग ही हैं। ये दिशाओं में अंतर है और देशों में अंतर है ना, इसलिए वो देशांतर है और ये दिशांतर। हाँ बेटा देख रहे क्या पूछ रहे? नवागत,
नव प्लस आगत। आगत मतलब क्या है? किसी चीज का आगमन होना। नव माने क्या हुआ? नया। सर जैसे यहाँ पे 9 प्लस आगत करा है, ऐसे ही मतानुसार में मन प्लस अनुसार नहीं कर सकते थे? अनुसार नहीं होता ना। मतलब यहाँ पे आ की मात्रा। आपको ये भी तो देखना है ना कि जो शब्द आया है वो है या नहीं है। आपको ये देखना, क्योंकि ये इस शब्द में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये शब्द बना है मूल शब्दों से। तो ये तो मूल शब्द है, ओरिजिनल। जो परिवर्तन होगा वो इसमें थोड़ी होगा, वो तो इसमें होगा, जैसे मात्रा आई। ठीक है। तो अगर मैं सबसे लास्ट वाले की मात्रा लिखूं बच्चों, तो यहाँ क्या लिखूं? आ, और यहाँ ए इजिकल टू क्या आ गया? आ। तो अभी तो मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं सब में आ की मात्रा आ रही है। आ की मात्रा, आ की मात्रा। तो देखते पता चल गया कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे लिखेगा महात्मा, विद्यालय, महात्मा, विद्यालय, वार्तालाप, वार्तालाप, उसके बाद है कविंद्र, कविंद्र, उसके बाद है कपिंद्र, उसके बाद है रविंद्र, करिए। जिसमें ना आ पा रहा इधर देख लेना। महात्मा है तो क्या लिखा जाएगा? महा प्लस आत्मा। ये महान लिखूं या महा? महा। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। कवि की देखो मात्रा बदल गई। तो जब हम दो संधियों को मिलाएंगे तो क्या थी? बड़ी की मात्रा थी। जब कवि को अलग करेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी। ऐसे इसमें होना है। कपि प्लस इंद्र और रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पे बार बार इंद्र आ रहा है, तो इंद्र का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे क्या मायने हैं इन शब्दों में इंद्र के? अब इंद्र तो देवता है, सनातन धर्म के अनुसार इंद्र तो एक देव है, लेकिन इन शब्दों में क्या मतलब है? यहाँ मतलब है श्रेष्ठ। क्या मतलब है? श्रेष्ठ। जैसे कविंद्र उसे कहते हैं जो कवियों में श्रेष्ठ हो, कवियों में इंद्र हो, कवियों में बहुत सारे कवि हैं, उनमें एक कवि बहुत श्रेष्ठ है, तो ये क्या कह दिया? कविंद्र। कपिंद्र, कपि किसे कहते हैं? वानर को। तो हनुमान जी कहलाते हैं क्या? कपिंद्र, कि वानरों में श्रेष्ठ, है ना। ऐसे ही रवि, रवि किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। तो तारों में जितने भी श्रेष्ठ, तो क्या है? सूरज ही है। ठीक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी। तो इसलिए मतलब यहाँ क्या है? श्रेष्ठ। अगर मैं इनकी मात्रा देखूं
तो वह में छोटी की मात्रा है तो छोटी ही लिखी जाएगी, और ये छोटी ही लिखी जाएगी, और ई और ई जुड़ के क्या आ जाएगा, बड़ी ही आ जाएगा। इसलिए क्या हो गई, बड़ी ही हो गई। पहले छोटी ही थी और बाद में क्या हो गई, बड़ी ही हो गई। यहाँ देखें, अगर इसमें वार्तालाप में देखें बच्चों तो कौन सी मात्रा है, आ प्लस आ, और परिणाम भी क्या आएगा, आ ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछ बैठूं कि महात्मा में कौन सा समास है, हमने समास पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इन बातों से बाहर निकलिए। जो पूछा जाए उसका आता है तो जवाब दो, नहीं आता तो सुनो। एक समय वो भी आएगा जब हम समास भी पढ़ेंगे। बताओ जी, जिसे पता हो वो बताए। बताया था लास्ट पीरियड में, तो बताया था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या परिभाषा बताई थी, संज्ञा से पहले विशेषण, बाद में तो संज्ञा होगी और पहले विशेषण होगा, तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो महात्मा का मतलब क्या हो गया, महान आत्मा। तो आत्मा क्या है, संज्ञा, और महान क्या है, विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो तब ऐसे होगा जब वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक। कपिंद्र में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होते, बल्कि तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। अब प्रथम पद तो कपि है, कपि का मतलब क्या है, वानर। इंद्र का मतलब मैंने बता दिया, श्रेष्ठ। लेकिन जब ये दोनों मिले और बना क्या, हनुमान जी, जो तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। तो जब दो शब्द मिले और तीसरा अर्थ निकल के आए, उनमें होता है बहुव्रीहि समास। आगे लिखें, गिरीश, करो संधि विच्छेद। बोलो क्या लिखूं, गिरी। इसकी जो मात्रा है चेंज करो ना करो, यानी कि बड़ी की छोटी की बना दूं। तो गिरी प्लस ईश, ई छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, बड़ा ई और बड़ा श, ठीक है। गिरी प्लस ईश। अब यहाँ पे गिरी के क्या मायने हैं, पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गिरी होता है। तो ईश का मतलब मैंने क्या बताया था, पूजनीय। वो इंद्र था तो श्रेष्ठ बताया मैंने। ईश का मतलब पूजनीय। आपने सुना होगा एक शब्द ईश निंदा, है ना। तो ईश का मतलब पूजनीय। तो जो पर्वतों में पूजनीय हो, किसकी बात हो रही है, हिमालय की। हिमालय का ही पर्यायवाची शब्द होता है गिरीश, हिमालय को ही कहते हैं। ठीक। तो मात्राएं कौन सी आ गई है, छोटी, बड़ी, बड़ी, और ये आ गया बड़ी, गिरीश। उसके बाद आगे लिखिएगा बच्चों, भानुदय। भानुदय, जब भानुदय लिखूं मैं तो छोटे की मात्रा चढ़ाऊं, बड़े की मात्रा चढ़ाऊं, बड़े होगी। करो संधि विच्छेद, भानुदय। भानु प्लस उदय, तो छोटों की मात्रा प्लस उदय। चलिए जी, अब छोटा हो प्लस छोटा हो और बड़ा हो बन जाएगा, और आगे बड़े होगी मात्रा। तो कौन सी है, दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं। उसके बाद लिखिएगा लघुर्मी। वर्तनी लिख दी मैंने बोर्ड पे, लघुर्मी। करो संधि विच्छेद,
लघु प्लस ऊर्मी, बड़ा ऊ आएगा, तो ये हो गया छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, दीर्घ संधि। उसके बाद अगला शब्द लिखते हैं भूष्मा। शब्द बहुत सारे हैं, बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आपके लिखवाए जा रहे, वरना खत्म तो मैं 2 शब्द लिख के भी कर देता है, लेकिन जो चीज पढ़ लोगे वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। भूष्मा बताइए, भू प्लस ऊष्मा, और भू किसके लिए आया है? पृथ्वी के लिए। तो बड़े ऊ की मात्रा प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, भूष्मा। उसके बाद एक और लिखते हैं वधुत्सव। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। चलिए जी दूसरा एंड डाल दीजिए, गुण संधि। गुण संधि आप में से किसी को याद हो तो बताओ, गुण संधि की क्या क्या मात्राएं होती हैं जिनकी पहचान से हम किसी संधि को गुण संधि कह देते हैं? एक मात्रा होती है। चलिए और कोई बताओ। तो इसमें ऐसा करें, देखो शुरू में ए आएगा या आ आएगा, पहली मात्रा का ए या आना निश्चित है। ये मात्रा जब इकट्ठी हो जाएगी इसे कह रहा हूं ना, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनो। शुरू का जो पहला वर्ण है वो या तो ए की आवाज देगा या आ की आवाज देगा। उसके बाद या तो छोटी आएगी या बड़ी आएगी, या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ, या री आएगा। पहला ए और आ का आना अनिवार्य है, ठीक। तो जब हमने भी स्वर लिखे थे, मैंने लिखे थे ए आ, छोटी बड़ी, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, और फिर री, बाकी तो सब बाद में ही थे। तो पहले जब हमने पढ़ी दीर्घ संधि, तो वहां तो कुछ याद करने का था ही नहीं, वहां तो बस स्वर मिलने थे और दीर्घ होना था, ठीक। अब हमें यहाँ याद रखना, तो जो शुरू के वर्ण है हमारी वर्णमाला में, उन्हें देखो शुरुआत कहाँ से होती है? ए और आ से। तो ए और आ तो आ गया भाई इधर। उसके बाद क्या क्या बचे? छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री। अब जो इनमें परिवर्तन होगा वो लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे अब इनके आगे के वर्ण देखो कौन कौन से रह गए? ए आई ओ औ, ये परिवर्तन रह गए, तो वो अब शब्द आ जाएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पे आते हैं छोटे छोटे मतलब ए आएगा आई नहीं आने का, ओ आएगा औ नहीं आने का, और ये हो जाता है अर। क्या हो जाता है? अर। ये मात्रा लिखो। जब संधि शुरू हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, तो हो सके तो इसी क्रम में ने याद रखना। उसकी वजह यही है ताकि हमें मात्राएं दिमाग से ना निकले। दूसरे नंबर पे क्या था? गुण संधि। तो वर्णमाला के बस स्टार्टिंग से लेने हैं मुझे, ए आ ई उ और री, ठीक। और उसके बाद फिर आगे क्या आ गया? ए ओ और आ। अगर इनमें से कोई भी एक मात्रा आ जाती है तो हम उस संधि को गुण संधि कहते हैं, ठीक। चलिए उदाहरण लिखते हैं। नरेंद्र, वर्तनी का ध्यान रखना, अनुस्वार का ध्यान रखना, कहाँ लगाया जा रहा है वो सब आप पे निर्भर है। सत्येंद्र,
चलो इनका करो संधि विच्छेद। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। इंद्र का मतलब थोड़ी देर पहले क्या बताया था? श्रेष्ठ। तो ये क्या हुआ? नरों में जितने भी मानव हैं उनमें सब में श्रेष्ठ। तो किसी अगर लड़के का नाम नरेंद्र है तो उसके ये मायने हो गए कि मानव जाति में श्रेष्ठ। अब मात्राएं देखो, तो यहाँ रे लिखा हुआ है तो क्या लिखो बच्चों? ए। और यहाँ है ई। ए या आ में से कोई एक आएगा शुरू में, बाद में इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आई है? ई। और परिणाम क्या आएगा? ए। तो परिणाम आ गया ए। और मात्राओं के हिसाब से अगर मैं ए में और आई में आपसे अंतर पूछूं तो क्या मतलब है इनका? मात्राओं के हिसाब से। इसका मतलब तो है एक मात्रा, इसका मतलब होता है दो मात्रा। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है। वो सोचते हैं यहाँ तो कोई मात्रा नहीं लग रही और यहाँ क्या लग रही है? एक। लेकिन यहाँ मात्रा नहीं है तो यहाँ एक मात्रा है, और यहाँ एक मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा है। ये मतलब होता है इसका। तो जब मैंने यहाँ ए लिखा तो मात्रा एक आएगी या दो? एक। तो नरेंद्र पे एक मात्रा चढ़ गई, है ना। तो नंबर तो देखते ही मिल रहा है, जो हमें क्लियर है सब चीज कि भाई ए कहाँ आता है? गुण संधि में आता है। तो जिस तरह से यहाँ हम अभी पहले पढ़ रहे थे दीर्घ संधि में आ का डंडा आ रहा था, तो शब्द खुद बता रहा था कि दीर्घ संधि है। ऐसे यहाँ पे क्या आएगी? एक ही मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी या मतलब क्या होता है? रे। तो देख के बता देंगे कि मैं क्या है? गुण संधि। ठीक, दो चार उदाहरण और लेते हैं। सत्य क्या करोगे? देखो अपनी कॉपी में, सत्य प्लस इंद्र। उसके बाद है नरेश, कमलेश, बहुत आसान है हिंदी, बस थोड़ा सा ज़्यादा पैटर्न होना चाहिए। कुछ भी पूछे एकदम से भूल भुलैया नहीं होनी चाहिए। जहां भूल भुलैया होगी वहीं मुश्किल बन जाएगी। यथेष्ट, यथेष्ट, महेश, परोपकार, करिए। नरेश का लिखा होगा क्या? नर प्लस ईश, बड़ी, और शय, बड़ा शय। कमलेश का भी क्या लिखोगे? कमल प्लस ईश। यथेष्ट का यथा ईस्ट। छोटी बनाओ, बड़ी ईस्ट में? बड़ी। महेश में महा प्लस ईश। परोपकार में पर प्लस उपकार में छोटा वो बनाऊं बड़ा हूं? छोटा वो। मात्राएं देखो, पर से रे से क्या लूं? ए प्लस छोटा ऊ। आ जाओ इधर मात्रा। ए या में से कोई शुरू में एक होना चाहिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आ सकता है। तो परिवर्तन किस में होगा? ओ में होगा। और ये आ गई है ओ की मात्रा, आ गई है। ये मात्रा थी इसमें। इधर आ जाओ, यथेष्ट में आ जाओ। यथा में क्या लूं? आ। और इसमें बड़ी,
ए या आ में से कोई एक और छोटी ई और बड़ी ई में से कोई एक, तो मात्रा क्या आएगी ए, और ए की मात्रा आ गई है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए बस स्पीड में आज तैयार तो ये मात्रा है दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीजें, बहुत वास्ट चीज है। व्यंजन संधि के ही कम से कम 17-18 रूल आएंगे, फिर विसर्ग संधि के आएंगे इतने रूल, कुल मिला के 50 रूल बन जाते हैं। और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये तो रहेगा कि संधि पढ़ी थी, पता मुझे चल रहा, और ध्यान से पढ़ोगे सब चीज तो बहुत ही ईजी हो जाएगी सब चीजें। चलिए आज रहने देते हैं।